हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यकीनन बड़े इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है। 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो इंटर्म प्राइम मिनिस्टर है, वो कश्मीर गए हुए थे, मुजफ्फराबाद गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने एक खिताब किया था, एड्रेस किया था, कुछ एक तो स्टूडेंट से किया था और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल लोगों से। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर कश्मीर के लिए हमें 300 जंगें लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को, यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को, वो पाकिस्तानी, वो कह रहे थे कि मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिटीजन है। वाकई ऐसा है या नहीं, इस हवाले से आज बात करेंगे। और हमारे साथ दो बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया से हमारे बड़े अच्छे दोस्त और सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे। और पाकिस्तान से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं। आप लोग मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उनको देखते रहते हैं, अपना एक आवाज़, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से काफ़ी अरसे से, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मोर देन अ डिकेड हुआ है, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम, कि इस हवाले से काम करते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। अच्छा, अब्दुल्ला खान साहब, स्टार्ट थोड़ा सा आपसे लूंगा, और वो ये कि स्टेटमेंट आया काकड़ साहब का। आप क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल पे आप काम करते हैं, वो टीटीपी हो, बीएलए हो या कुछ और चीजें हो, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट थोड़ा सा सीज फायर रहा है? पिछले 1-2 सालों से हालात थोड़े से नॉर्मल रहे हैं, तो इसके बाद इस तरह के बयानात से आपको क्या लग रहा है कि हालात अच्छे होंगे या खराबी की तरफ हम जाएंगे? थैंक यू फगल साहब। काकड़ साहब के साथ एक दिलचस्पी का मामला ये है कि उनके बयानात की एक आध स्टेटमेंट, सॉरी, सेंटेंस को उठा के तो बहुत ज्यादा जो है ना वो ना शुरू हो जाता है और फिर उसके मसाइल भी सामने आते हैं। कंटेक्स्ट अमूमन गायब होता है। काकड़ साहब जो है ना वो जो एक बात कर रहे थे वो बेसिकली एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। अगर आप देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो 4 जंगें हुई हैं उसमें से 3 कश्मीर के ऊपर हुई हैं, और सियाचिन का जो कॉन्फ्लिक्ट है सियाचिन भी कश्मीर में ही है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर ही है। अगर भारत ये कहता है कि ये दहशतगर्दी का मसला बड़ा है तो वो भी भारत उसको कश्मीर के साथ ही जोड़ता है, उसके डांडे भी कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही जुड़े हुए हैं। और जब हमारी साइड ये कहती है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा, 300 ना हो, 30 सही, ये तो वो तो एक आप कहने की एक एक्सप्रेशन होती है कि 300 जंगें लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बेसिकली ये है कि जब तक ये मसला है कश्मीरी जो अवाम है उनकी उमंगों के तहत के मुताबिक हल नहीं होता, उस वक्त तक जंग के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जो आपने जंगबंदी की बात की, जंगबंदी कई दफा हुई, टूटी हुई टूटी, और उसमें स्ट्रेटेजिकली अगर इस चीज को आप देखें तो जब तक ये मामला आप हल नहीं करेंगे और उस अंदाज में हल जिस तरह से अभी भारत ने किया है कि वो उसने एक किस्म का जबरदस्ती कश्मीर को 2 टुकड़ों में भी डिवाइड कर दिया, लद्दाख को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जम्मू और कश्मीर को जो है ना वो उसकी जो स्पेशल जो स्टेटस था उसको हटा दिया, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं। उसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि हिंदुस्तान जो है ना वो इस मामले की हैयत ही तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, डोमिसाइल एक्ट जो आया है, उसके बाद जो वीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, और आपको पता है कि वहाँ पे रियासती इलेक्शन जो है ना वो मेरा ख्याल है कितने अरसे से वहाँ पे नहीं हुए। तो ये जो एक तो खैर पाकिस्तान का तो स्टांस ये है, पाकिस्तान उस असेंबली को तस्लीम नहीं करता जो इंडिया वहाँ पे करता है। लेकिन बहरहाल वो जो इंडिया के अपने हिसाब से वहाँ के जो कश्मीरी पॉलिटिशियन जिनको प्रो इंडिया कहा जाता है कि वो भी इस वक्त इंडिया से बरगश्ता हुए हैं, उनकी भी आवाजों को नहीं सुना जा रहा, और इधर के जो हुर्रियत वाले लोग हैं उनको तो वैसे ही खैर कोई नहीं सुनता। अभी सूरत हाल एक और जो तशवीशनाक है वो ये है कि हिंदुस्तान शायद बहुत जल्दी यासीन मलिक साहब की फांसी की तरफ जो है ना वो जाए, और वो एक सिंबॉलिक चीज, एक और आप कह लें कि वो मतलब एक एग्रेशन है जो मोदी साहब के इकदामात में नजर आ रही है हमें।
और ये एक नेक्स्ट स्टेप जो है ना उस तरफ हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको ये भी बुरी खबर सुनने में मिले कि यासीन मलिक साहब की फांसी जो है ना वो आ रही है, तो वो उससे भी हालात और ज्यादा खराब होंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जंग के इम्कानात मौजूद इस वजह से रहेंगे कि देखें, उसकी एक तो ये है कि पाकिस्तान का क्लेम भी है कश्मीर पूरे के पूरे के ऊपर, जिस तरह हिंदुस्तान का क्लेम है, पाकिस्तान का भी जी दावा कश्मीर के ऊपर मौजूद है। और उसके अलावा जो कश्मीर के लोग हैं, वो लोग जो है ना उनका ज्यादातर उनका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। इसके ऊपर क्योंकि ये टॉक शो है, लंबी बात नहीं की जा सकती। हमारे जो फादर जी दोस्त दूसरी तरफ से मैं चाहूँ उनकी भी बात सुन, लेकिन ये है कि काकड़ साहब की जो बिल्कुल। बात है वो उसकी नफ्स से ही कोई गलत बात नहीं है। वो एक बात, वो एक मजमुई सियाको समात के हिसाब से है कि जब तक कि मसला कश्मीर हल नहीं होगा, कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाएगा, तब तक जंग के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है। खान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर साहब, यकीनन अब्दुल्ला खान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है कि चलो 300 नहीं 30 हो सकती है, और दूसरी बात उन्होंने एक की कि एज ए न्यूक्लियर पावर, दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी, तो एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर एक डिस्प्यूट के तौर पे, और वो ये भी बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा कि वाकई मतलब ऐसी चीजें आप समझते हैं जो अब्दुल्ला खान साहब ने पॉइंट्स कुछ रेस किए हैं, या आप कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैं अब्दुल्ला खान साहब से पार्शली सहमत हूँ, पार्शली सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। ओके। कश्मीर में हैं लोग जो जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे इंडिया में लोग हैं जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। इसको डिनाई आप कैसे कर ओके। सकते हैं? पाकिस्तान राइट। का वजूद पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान का वजूद इंडिया में है। टू नेशन थ्योरी तो जब लिखा गया था, पाकिस्तान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो पाकिस्तान का रूट ऑलवेज इंडिया में रहेगा। पाकिस्तान जी तो एक फ्रूट है उस थ्योरी का, जिस थ्योरी की पुष्पनाही जो है वो भारत के मुसलमानों ने की। ठीक है ना, कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो अलग है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई ये कहता है कि कश्मीर तनाजा मसला है या एक डिस्प्यूट है, मैं इसको नहीं मानता। भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है कि क्या भारत का मुसलमान जो भारत का हिंदू है या जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, उससे एक अलग एक कौम है। क्या रिलीजन चेंज कर जाने से आप एक नई कौम बन जाते हैं, आपकी इतिहास मिट जाता है? अगर ये थ्योरी है तो फिर बिल्कुल है ये, फिर आप अपनी थ्योरी पे सही ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप किस थ्योरी को सब्सक्राइब करते हैं, उसी हिसाब से आपका माइंडसेट बनता है, वही आपकी मोरालिटी का कंपास होता है कि आप किस सिक्योरिटी से, किस दृष्टि से आप कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर कोई 638 से तो एग्जिस्ट में आया नहीं, एग्जिस्टेंस में आया नहीं। कश्मीर कब से है? तो हमारी जो सिविलाइजेशनल क्लेम है वो कश्मीर से आती है। शारदा लिपि हो या और सारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें हों, वो वहीं से लिखी गई। ऋषि कश्यप के नाम पे उनका उस लैंड का नाम कश्मीर है। पॉइंट ये है कि इस थ्योरी का क्या एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल रहेगा आने वाले समय में? क्या टू नेशन थ्योरी वाकई में एक वाइबल थ्योरी है? टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि भारत में जो भी मुसलमान है उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़केगा अगर वो भारत की कल्चर से अपने को नहीं जोड़ता या अपने खुद के कल्चर से वो खुद को नहीं जोड़ता। तो वो बिल्कुल मैं अब्दुल्ला साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अब पॉइंट है कि कश्मीर एक मसला तो है। आपका क्लेम है कि वहां मेजोरिटी मुस्लिम है, हमारा क्लेम है कि वो हमारा इतिहास है। वो लोग मुसलमान हुए, मगर कल को मैं मुसलमान हो जाऊं तो मैं पाकिस्तानी थोड़े हो जाऊंगा। मैं तो हिंदुस्तानी रहूंगा, मेरा कल्चर हिंदुस्तानी रहेगा, मेरा सोचना समझना तरीका सब पाकिस्तानी रहेगा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? टू नेशन थ्योरी या तो सही है और या तो गलत है। इसको आपको रिकंसाइल करना है और हमको रिकंसाइल करना है। यदि आपका क्लेम का जो जस्टिफिकेशन है कि इसकी अल्टीमेट टेस्ट तो न्यूक्लियर वेपन से होगा, तो कर लीजिए। अगर अल्टीमेट टेस्ट किसी भी थ्योरी का वेपन से होना है, फोर्स से होना है, आप वेलकम है। तो आप अगर इस बात से सहमत हैं कि हाँ, रिलीजन चेंज कर देने से, अपना आस्था चेंज कर देने से हमारा कल्चर चेंज हो जाता है, ये लड़ाई तो इस दो थ्योरियों के बीच में है। और जो हमारी समझ है कि सारी दुनिया ने इस थ्योरी से जान छुड़ा ली कि जो रिलीजन और कल्चर वो एक चीज हो जाती है, वो नहीं हो सकता। इस्लाम को तो अभी और भी फैलना है, तो इस्लाम जहां जहां फैलेगा वहां वहां का कल्चर का क्या फ्यूचर है, ये तो आप बताइए मुझे।
सो मैं नहीं सही। समझता कि आपको आप कैसे देखना चाहते हैं। इट इज अप टू यू। ये दो थ्योरीज के बीच की जंग है। यदि इसका फाइनल टेस्ट न्यूक्लियर वेपन की क्षमता है तो इस पे कुछ नहीं कहा ठीक। जा सकता। अच्छा खान साहब, एक चीज और मतलब जहन में आती है कि कश्मीर 1948 में पहली जंग हुई, पाकिस्तान अभी नया नया वजूद में आया था पार्टीशन के बाद। उस वक्त से लेके अभी तक तकरीबन 4 या 5 जंगें हुई हैं, लेकिन हमने इससे गेन किया क्या है कि हम कहते हैं कि हम और लड़ेंगे, और कैसे लड़ेंगे? मतलब क्योंकि आजकल मॉडर्न एरा में हमने अभी रिसेंटली दो कंट्रीज, एक फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में हो रहा है, और सबसे बड़ी जंग जो इस वक्त हो रही है वो रशिया यूक्रेन है, बल्कि रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम किस तरीके से, इस वक्त हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी सिचुएशन स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पे, आप मुझसे ज्यादा बेहतर उसको जानते हैं, वो है इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि हम 1 1 अरब डॉलर्स के लिए हम जाते हैं, कभी अपने सऊदी अरेबिया दोस्त के पास, कभी यूएई के पास, कभी आईएमएफ के पास। इवन हमारे आर्मी चीफ जनरल साहब बाजवा साहब भी और ये वाले जनरल साहब आसिम साहब भी जाते हैं, जो मेरे ख्याल में उनकी जो एक जगह है, एक कुर्सी है जहां पे वो बैठे हुए, एक ओहदा है, उसके मेरे ख्याल में शाया निशान नहीं है, लेकिन मजबूरी है, वो जाते हैं। तो ऐसे में जंगे कैसे होंगी? हाँ फखर साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात के हवाले प्लीज। से करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान हिंदू मजहब का की बात नहीं की है। मैंने तो मसला कश्मीर की बात की है, और कश्मीर में काफी तादाद में हिंदू भी मौजूद हैं। मतलब जम्मू में काफी भी आप कह लें कि खासतौर पे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है। और इसी तरह राजौरी में काफी ज्यादा, वो कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन उसमें हिंदू भी काफी तादाद में है। कश्मीरी जो पंडित हैं वो भी कश्मीर में मौजूद रहे हैं, और कश्मीर की जो ओवरऑल जो कंपोजिशन है उसमें कश्मीरियों का जो हिंदू या सिख भी वहाँ पे बसते रहे हैं, और बरस से मतलब सदियों से बस रहे हैं। मैंने जो कहा है कि वो कश्मीरी लोग, उसमें वो हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं। देखिए, अब हम अगर मुख्तलिफ थ्योरियों की बात करें वो तो अलग बात है। बात असल में ये है कि एक मसला था, इस पे एक जंग शुरू हुई 1948 में। हमारा मतलब दोनों की इसमें एक तारीखी बहस है। हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद है कि इंडिया ने पहले फौज ले आया। इंडिया वालों का दावा है कि इधर से पहली पहले चले गए। एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन बहरहाल भारत खुद जो है ना उस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था। सलामती कौंसिल में बातचीत हुई थी, वहां पे कमिटमेंट हुई थी कि कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। और उनसे पूछ लें, अगर वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उसमें से आजाद कश्मीर भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, वो भले चले जाएं भाई, उनको ले जाएं आप अपने पास, अगर वो जाते हैं आपके साथ। और अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो उनको इजाजत दे दें। तो एक सीधी सी बात है, लेकिन बात ये है कि उसमें हिंदुस्तान का जो मसला ये है, वो एक दफा मैं कुलदीप नैयर साहब लाहौर आए तो हम उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ये कश्मीर अगर हमने छोड़ा तो हमें ये है कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेकुलर जो कंपोजिशन है उसमें कश्मीर एक मुसलमान रीति रियासत के तौर पे हमारे जो है ना वो सेकुलर को एक आउटलुक को वो कर रही है, तो उसके बाद और बहुत सारे लोग जो है उठ के खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये फिलॉसफी के भी हमारी सेकुलर आउटलुक की कश्मीर जो है ना वो सिंबल है। इन चीजों को छोड़ना चाहिए। बात ये है कि जो लोग हैं कश्मीरी, वो इंटरनेशनल उसके ऊपर जो है वो मौजूद है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन मौजूद है, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दें, इस्तिस्वाब राय करा दें, किसी जंग की तो नौबत ही नहीं आएगी। मैंने तो कब कहा है कि जंग होगी, लेकिन बात यह है कि जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करते हैं और उसके ऊपर आप हटधर्मी करते हैं तो फिर उसके नताइज निकलते हैं। जैसे आपने गजा की बात की, पहली बात है मैं आपकी तस्दीक करना चाहूंगा फखर भाई कि दो मुल्कों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो रही है। वहां पे इसराइल जो है ना वो गजा के महसूर लोगों के, उसमें भी मुसलमानों के साथ ईसाई भी शामिल है, उनके ऊपर वो जुल्म कर रहा है। वो इस फलस्तीन नाम का दुनिया में कोई मुल्क मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई नहीं हो रही है। वो इसराइल की एक फाशिस्ट सियासत है जो कि गजा के लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। तो जहां वो उसका भी नतीजा यही वजह ये है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को उनका राइट नहीं दे रहे। फिलिस्तीनियों को घरों से मार के निकाल के उनके मुल्क पे कब्जा करके आपने फिलिस्तीन इसराइल बना दिया।
अब वो कहते हैं यार हमें, चले आपने कब्जा कर लिया, थोड़ी सी जगह हमें दे दो, टू स्टेट जो सोल्यूशन की बात हो रही है उस तरफ आ जाओ। अच्छा वो नहीं, बाद लोग कहते हैं वन स्टेट सोल्यूशन, भाई फिलिस्तीनियों को आप इसराइल अपना शहरी तस्लीम कर ले सारे के सारे, वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी सारे यहाँ से निकल जाए, यहाँ सिर्फ बनी इसराइल ही रहेगी और कोई नहीं रहेगा। ये इस तरह से जब कॉन्फ्लिक्ट आप उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली फिर एक वक्त आता है कि जंगों की तरफ चली जाती है बात। तो ये नहीं है कि मैं किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ कि जंग होनी चाहिए और जंग हम लड़ेंगे, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो फिर लड़नी पड़ती है भाई। बात ये है ना कि अब हिंदुस्तान ने अभी तो एनेक्स कर लिया उसको। आपको एक मजे की बात बताऊं, हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आजाद कश्मीर को लेने की बात करती थी, लेकिन कभी किसी ने किया नहीं प्रैक्टिकली। ये कश्मीर का 370 जो खत्म कर दी, मोदी को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो वो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। और आपको पता है कि उनका दावा आजाद कश्मीर को लेने का भी है। अभी वो उसकी सेटलमेंट कर रहे हैं, कल वो आजाद कश्मीर को लेने की बात करेंगे तो आपके ख्याल जंग नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करें। अब आप नहीं करेंगे तो 300 नहीं तो 330 जंगे तो होंगी, ये कह रहा हूँ। बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट बिल्कुल अब्दुल्ला खान साहब रेस किया आपने। डॉक्टर साहब, ये वाली बात जो अब्दुल्ला खान साहब ने रेस की कि मोदी साहब, हमने राजनाथ सिंह साहब को भी सुना है, हमने अमित शाह साहब को भी रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने सीट्स भी 24, हमने शो भी उस पे किया था कि 24 सीट्स भी उन्होंने रखवाई हुई हैं जो हमारे साइड का कश्मीर है उस पे, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस हवाले से। तो वाकई अगर ऐसा कुछ होता है तो जंग तो फिर अब्दुल्ला खान साहब का पॉइंट फिर वैलिड होता है कि वो फिर जंग तो होनी है। बिल्कुल, मैं अब्दुल्ला साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जंग अल्टीमेटली होनी है। पॉइंट ये है कि क्लेम क्या है। ये आर्टिकल 370 पे, जैसे हमारे मित्र, आई होप आई कैन कॉल हिम मित्र, उन्होंने कहा कि ये मोदी ने किया है जो 370 की सिचुएशन को अब्रोगेट कर दिया। ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अगर आप आर्टिकल 370 की हिस्ट्री पढ़ें, उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954, पहला जो कश्मीर का संविधान बना था, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके जो हेड ऑफ स्टेट होते थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के, वो अपने आप को वजीर आजम और एक उर्दू का वर्ड है प्रेसिडेंट के लिए जो मैं भूल रहा हूँ, सदर सदर रियासत कहते थे वो, ठीक है ना। वो खत्म किया गया। वो 1954 के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने, जिसने 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिप्लेस किया, ये बात वहां से खत्म की गई और सदर रियासत और वजीर आजम के पोजीशन को मिला करके वो फिर से चीफ मिनिस्टर, गवर्नर किया गया। बहुत सारे पार्लियामेंट्री लॉज को वहां पे एक्सटेंड कर दिया गया। धीरे 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 ये बात जो थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी। चूंकि आपने मेरा संविधान नहीं पढ़ा होगा, पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है ट्रांजिशन एंड टेम्पररी प्रोविजंस। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे लगता है मेरी सब्जी जल रही है, 10 सेकंड। जी जी, बिल्कुल। इस वक्त जो बात कर रहे थे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब बात कर रहे हैं, और वो यकीनन कश्मीर के हवाले से हमारा मुद्दा और पॉइंट रेस किया अब्दुल्ला खान साहब ने कि भाई अगर ऐसी कोई चीज होती है तो फिर उसमें जंग मुमकिन है। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात जारी रखें प्लीज। जी, तो और जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी यही कहा था कि ये 370 जो है ये घिसते घिसते घस जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मर्जर हो जाएगा। ट्रांजिशन समझ लीजिए क्या था, जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके बाद जब ये हुआ कि भारत का विभाजन होगा, डिवीजन होगा, और दो इंडिपेंडेंट हस्तियां, दो एंटिटीज विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया होगा, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान होगा। तो अब क्वेश्चन ये था कि जब ये सेपरेशन हो गया 15 अगस्त 1947 की रात को, उसके बाद से ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो कैसे बनेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रातों रात नहीं बन जाएंगे, तो उसके लिए समय दिया गया। जैसे भारत ने 15 अगस्त 1947 से अपनी जर्नी शुरू की और 26 जनवरी 1950 यानी 2 साल कुछ महीनों में उनका संविधान बना। इस दौरान वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से गवर्न होते रहे। तो जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का था वो लगता था। उस पीरियड को इन्होंने ट्रांजिशन और टेम्पररी पीरियड कहा गया। इसी दौरान कश्मीर में क्या था कि चूंकि टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत का डिवीजन हुआ था और भारतीय प्रिंसली स्टेट के पास ये अधिकार दिया गया था कि वो जो है राजा वहां का ये डिसाइड, जी जी, वो राजा वहां का ये डिसाइड करेगा कि ये डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान से जुड़ेंगे या डोमिनियन ऑफ इंडिया से जुड़ेंगे। अब मैं बाकी में नहीं जाना चाहता कि वो क्या हुआ क्या नहीं, मैं वो आई एम नॉट हियर फॉर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब्दुल्ला साहब से उस पर फिर कभी बात हो जाएगी। पॉइंट क्या है कि मैं जो अब्दुल्ला साहब से ये कह रहा हूं
कि आप इसको जरूर कहिए कि आपने हिंदू मुसलमान की बातचीत नहीं की या मुसलमान की बातचीत नहीं की, लेकिन क्लेम का बेसिस सर, मैंने कल फकर भाई को आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K पढ़ के सुना दिया था। उसमें क्या कंडीशन है कि J&K का जो हेड ऑफ स्टेट होगा हमेशा मुसलमान बनेगा, मुसलमान और नॉन मुसलमान के बीच में डिस्टिंक्शन होगा। आप कहेंगे सर 1974 का एक्ट, मैं फिर से पढ़ के सुना दूंगा। पॉइंट ये है कि भारत में जो इस्लाम के आने से पहले एक सभ्यता रहती थी, और वह सभ्यता ने लोगों को ये फ्रीडम दिया, जैसे कि भारत का सेक्युलर आइन ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता, वरना भारत के लोगों ने ही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने सेक्युलरिज्म को एक पैसे की जगह नहीं दी। जिनकी थ्योरी अपनी सिविलाइजेशन में थी, जो सिविलाइजेशन ये कहती है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, यानी कि सत्य एक है, उसको बताने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। अहम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उधार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि तेरा मेरा करने वाले लोग छोटी बुद्धि के होते हैं, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो समस्त वसुधा को, समस्त पृथ्वी को, कुर्राए अर्ज को अपना परिवार मानते हैं। पॉइंट ये है कि अगर इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, जो सैमुअल हंटिंगटन लिखता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आप इसको अगर कोई 2-3 फैक्ट्स की लड़ाई समझना चाहते हैं तो सर उसमें हर किसी की अपनी समझ है, ईश्वर ने, अल्लाह ने सबको अपनी अपनी क्षमता दी है, वो फैक्ट्स को कैसे देखें। पाकिस्तान, भारत का ये बात अब्दुल्ला जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जहां उन्होंने कहा कि भारत में ये बिल्कुल एक खदशा है कि कश्मीर आ जाएगा तो ये भारत के मुसलमान फिर ये कहेंगे कि ये वहां पे हम अक्सरियत में है, यहाँ पे से हमें पाकिस्तान में, तो भारत कई पाकिस्तान में बन जाएगा। भारत की कोई और कम्युनिटी या रिलीजन जो है वो ये बात नहीं कहती कि हमें अलग रहना है। जैन एक अलग रिलीजन है हिंदुइज्म से, वो अपने आप को अलग नहीं मानते। बुद्ध एक अलग रिलीजन है अपने आप से, वो अपने आप को अलग नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी अपने आप में एक अलग रिलीजन है, उन्होंने अलग देश की डिमांड कभी नहीं करी। इस्लाम इज एन आउटलायर, इसके मानने वाले ये कहते हैं कि हम भारत में नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, बल्कि किसी के साथ नहीं रह सकते। अब प्रश्न ये है कि आप इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देख लें सर, या क्लैश ऑफ फैक्ट्स देख लें, ये ईश्वर की क्षमता के अनुसार चलेगा, जिसकी जितनी समझ होगी, क्योंकि मेरी भी समझ लिमिटेड है, जो मेरी समझ है वो इतनी ही है, और इससे आगे की समझ मेरी है नहीं कि आखिर रूट कॉज इस प्रॉब्लम का है क्या। जी ठीक है। अच्छा खान साहब, प्लीज प्लीज। मैं फकर भाई माजरत के साथ, नहीं नहीं, आप ये बात बात कर लें। ये है, जी जी, तो टू नेशन थ्योरी जो है ना वो बात थी ये 1947 से पहले। टू नेशन थ्योरी पे की बुनियाद पे यकीनन हिंदुस्तान तकसीम हुआ, ये बड़े तकसीम हुआ, उसमें से पाकिस्तान बना। अब बात जो है ना वो देखिए, हर चीज जो किसी एक जगह पे हमेशा नहीं रहती। अब मल्टी नेशन थ्योरी अप्लाई होगी, ठीक है। अब हिंदुस्तान में जो है ना वो सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। अभी आपके सामने खालिस्तान की तहरीक भी एक सिख है, वो बेशक मजहब की बुनियाद पे अपनी एक अलग रियासत चाहते हैं या जैसे भी चाहते हैं, ठीक है, वो एक और मजहब है। अब देखें जैसे बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश का एक बेसिकली तो बंगला कौम के नाम पे बांग्लादेश बना ना, वो इस्लाम के नाम पे तो नहीं बना, क्योंकि उस वक्त तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि भी मैंने दो कौमी नजरिया, ये टू नेशन थ्योरी को खलीज बंगाल में बहा दिया। तो वो हिंदुस्तान ने खुद आप कह रहे हैं कि उस प्रॉक्सी को सपोर्ट करके अगर बंगला कौम के नाम पर बांग्लादेश बनाया, तो बंगला यानी वो बंगाल का काफी सारा हिस्सा तो उस पर हिंदुस्तान का कब्जा है। कलकत्ता बुनियादी तौर पे तो बंगाल का हिस्सा होना चाहिए। और अगर आपको पता हो, हिस्ट्री में कायदे आजम ने तो ये पार्टीशन से पहले जो है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ये तो हिंदुस्तान के जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने जो मजहब के बुनियाद पे उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू जो है ना वो वहां पे तकसीम हो जाएंगे। वहां पे भी मजहब का नाम अगर कोई लेके आया तो वो कांग्रेस की उस वक्त, अगर उस वक्त ये मामला हो जाता, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल बन जाती, और वो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो कि वायबल ही नहीं था। मैंने कल भी अपने आर्टिकल में भी लिखा कि भाई ये 71 में ना टूटता, 81 में टूट जाता, 81 में ना टूटता, 91 में टूट जाता, ये वायबल ही नहीं था। सिर्फ एक मजहब के नाम पे आप 1500 किलोमीटर दूर का एक मुल्क है जिसको ना कल्चर इकट्ठा है, ना जुबान है, ना कोई और चीज है, तो ये जो मशरकी पाकिस्तान हमने बनाया वो 1940 की जो करारदाद थी पाकिस्तान, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कह देते हैं, उस वक्त करारदाद लाहौर की, उसमें भी एक स्टेट का नाम ही नहीं था। उसमें भी वर्ड है स्टेट्स का, यानी एक से ज्यादा रियासतें बननी थी। और उसके बाद कायदे आजम ने जो है ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल को पे रजामंद हो गए थे।
अगर वो बन जाती तो ये जो इतना हंगामा हुआ बाद में 71 में पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़े, वो ना होता। तो अभी देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अब टू नेशन थ्योरी की बात नहीं है, अब तो मल्टी नेशन थ्योरी की बात है। हिंदुस्तान में इस वक्त जो आजादी के लिए लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो अब हिंदुस्तान से आजादी के सिवाय कश्मीर के से हटके तो नहीं कर रहे, लेकिन अलहदगी की तहरीकें तो हिंदुस्तान में काफी सारी हैं, और खास तौर पे जो इस वक्त जो सबसे स्ट्रांग वॉइस निकली है वो है खालिस्तान की, वो सिख है। और उधर आपके सामने जो है ना वो जो ये बांग्लादेश के इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं वहां पे भी काफी अच्छे से जो है ना अलहदगी की तहरीकें चलती रही, वो कि अभी कमजोर है, लेकिन ये पैचेज आते रहते हैं, कभी वो नीचे जाते हैं कभी ऊपर चले जाते हैं। तो इस वक्त मल्टी नेशन थ्योरी की बात करें, टू नेशन की थ्योरी नहीं है। अभी जो है ना वो हिंदुस्तान को इस चैलेंज का सामना है कि जो बाकी नेशन है उनको किस तरीके से अपने साथ रखे, खास तौर पे जब आपने हिंदुत्व को इतना ज्यादा अपने राजगीरी में जगह दे दी, हुकूमती उमूर में जगह दे दी कि दूसरों के लिए आपने जगह स्क्वीज करना शुरू कर दी। तो ये अभी इसके अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, कौमों की जिंदगी में 20-30 साल ये 2-3 मिनट होते हैं, वो तो बड़ा वक्त ही होता। आप देखेंगे कि ये इसी पैटर्न पे हिंदुस्तान का सिलसिला चला रहा और उसमें हिंदुत्व जो है ना वो राज करता रहा, तो एक वक्त आएगा कि बाकी और लोग भी, अभी तो सिर्फ सिख उठे हैं, अभी और लोग भी जो है ना वो उठेंगे और अपनी उसके लिए आजादी मांगेंगे। तो इस वक्त मल्टी नेशन थ्योरी की बात करें, टू नेशन थ्योरी वो अप्लाई हुई, अब दो मुल्क बन गए, अब उसको उसके उसकी डिस्कशन अब जो है ना इररिलेवेंट हो गई है। राइट, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस बात के ऊपर। एक तो खैर इन्होंने बात की कि जी मुख्तलिफ जिसे कहते हैं आज़ादी की तहरीकें, तो वाकई ऐसा है कि हिंदुस्तान के लिए कश्मीर में या फिर खालिस्तान में या फिर कहीं और बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन है, या होता है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल बात इन्होंने सही कही कि खालिस्तान की तहरीक तो शुरू हुई ना। और अगर खालिस्तान की तहरीक को ये मांगना चाहते हैं और टू नेशन थ्योरी और मल्टी नेशन थ्योरी की अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं, मल्टी नेशन थ्योरी नहीं, हम तो सर कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, इसमें नेशंस को बिल्कुल एग्जिस्ट करने का, एक परिवार में कई तरीके के लोग हो सकते हैं। और आपने कहा कि हिंदुत्व की वजह से भारत टूटेगा, भारत बना हिंदुत्व की वजह से है, भारत बना रहेगा हिंदुत्व की वजह से। हिंदुस्तान की आत्मा भारत है, जिस किसी और फिलॉसफी को हिंदुस्तान के लोगों ने माना, भारत टूट गया उस दिन। भारत की जड़ में हिंदुत्व है तो भारत एक है, जिसने हिंदुत्व को छोड़ा वो साथ में नहीं रह गया। आपने आपने बंगाल का एग्जाम्पल खुद दे दिया। बंगाल बना इसलिए था कि मुसलमान साथ में रह सकता है। जब इजिप्ट और सीरिया का मुसलमान साथ में नहीं रह पाया, और तो पंजाब और बंगाल का मुसलमान कहाँ से साथ में रह पाता। लेकिन बंगाली जो हिंदुस्तान का है, और चाहे हिंदू बंगाली हो चाहे मुसलमान बंगाली हो, वो हिंदुस्तान के झंडे के नीचे एक साथ खड़ा हुआ है। तो भारत की नींव जब तक हिंदुत्व है तब तक तो वो इकट्ठा रहेगा। जिस दिन देखिए आप, जैसे ही आप, बिकॉज हिंदुत्व एक फिलॉसफी है जो सबको एक साथ लेके चलती है। हिंदुत्व की फिलॉसफी कहती क्या है? अहम निजम परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ सारी भाषाओं का लेटर जो है वो क ख ग घ है। क ख ग घ से तमिल निकला, क ख ग घ से उर्दू, आपकी क्या नाम है, तेलुगु निकली, बंगाली निकली, हरियाणवी निकली, हिंदी निकली, मलयाली निकली, सारे लेटर क ख ग घ से होते हैं। उर्दू बोलने वालों ने क ख ग घ को अपना लेटर नहीं माना, उन्होंने अलिफ बे ते से को किया। आप अगर सिर्फ और सिर्फ उनसे शिक्षा ले लें सर, क्या नाम है, ये तुर्की के जो थे अतातुर्क साहब, बड़ा मैं उनका कमाल सम्मान अतातुर्क। करता हूँ, कमाल अतातुर्क साहब, वेरी विजनरी लीडर। वो सेंट्रल एशिया के लोग थे, उन्होंने बेंजेंटाइन एम्पायर को जीता था और उन्होंने यूरोप के एक लैंड पे कब्जा किया था। यूरोपियंस ने कभी नहीं कहा कि मेरी जमीन से वापस निकल जाओ। और जब उन्होंने तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करी तो उसमें उन्होंने कहा कि हम तुर्क हैं जो यूरोप में रहते हैं, इसलिए हम यूरोप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। आज तुर्की भाषा को लिखने के लिए अलिफ बे ते से का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि सल्तनत उस्मानिया ने मिडिल ईस्ट के ऊपर राज किया था और अरबों को अपने जूतों के नीचे लगा रखा हुआ था। लेकिन उन्होंने ABCD से तुर्की लिखी जाती है। सर आप ये राइट। थ्योरियां दे दें, इसी थ्योरी को कह कह के, हिंदुत्व कभी कोई आइडेंटिटी या एक अलग करने का नाम नहीं है। हिंदुत्व सबको फ्लरिश करने का इच्छा देता है। हिंदुत्व कहता है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। आपको आपका जो नजरिया है, जो आपको मुबारक है, जिसके थ्रू आप अल्लाह को पाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है। हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, और जब तक भारत के लोग किसी तरीके को गलत नहीं कहेंगे, भारत को चाहे जितनी फोर्सेज आ जाए और वो जितने न्यूक्लियर बम ले आए, वो भारत को तोड़ नहीं सकते।
जिस दिन भारत का ये सोचना बंद हो गया एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, और जिस दिन ये सोचना हो गया कि हम अलग हैं तुम गैर हो, उस दिन भारत अपने आप टूट जाएगा। और पाकिस्तान ने हम अलग हैं तुम गैर हो के बुनियाद पे अपने वतन की वो रखी थी। वो तो टू नेशन थ्योरी के नाम पे आए थे कि हम तो मुसलमान हैं एक साथ रह जाएंगे। तो वो ठीक। थ्योरी नहीं प्रोवाइड कर पाए जिस थ्योरी के दम पे आए कि अगर आप इस्लाम हैं, इस्लाम सबको एक साथ रख सकता है। इस थ्योरी के बेसिस पे क्रिएट किया गया पाकिस्तान नहीं रह पाया साथ। आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश, ये हमारे सेवन सिस्टर्स में वो कुछ वो चल रही है इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एक दो जगह चल रही है सर, मैं आपसे सहमत हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बलूचिस्तान में नहीं चल रही। ये मंजूर पश्तीन साहब क्या कह रहे हैं? अभी आपके यहाँ पे बयान आया था कि ये चलेगा तो हम तो तोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे पख्तूनख्वा से। कहां नहीं चल रही है सर? भारत तब तक भारत रहेगा सर। मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से कहूंगा, जिस दिन तक भारत हिंदू है, यानी एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती है, जिस दिन इसने छोड़ दिया उस दिन भारत टूट जाएगा। ठीक। अच्छा अब्दुल्ला खान साहब, एक तो खैर इन्होंने बात की हमारे यहाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की इंसर्जेंसी की, एक तो इस पे आप अपना मतलब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरी बात, इस वक्त जब हम अभी बात कर रहे हैं कश्मीर, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है उसमें हम बात कर रहे हैं, उस हवाले से जब डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे हम जाते हैं, यूएसए के पास अभी जनरल साहब गए और मतलब बाकायदा प्रेस रिलीज में ये जिक्र हुआ कि गजा और कश्मीर की बात उन्होंने की और इंसर्जेंसी की बात की। फिर हम दूसरी नजर हमारी होती है अरब दुनिया की तरफ, वहां हम देखते हैं। लेकिन अमेरिका का ताल्लुक जो बना है लास्ट कोई 5 7 या 10 सालों में इंडिया के साथ, वो और फिर मिडिल ईस्ट में स्पेशली यूएई और सऊदी अरेबिया, क्योंकि हम उनको ज्यादा हमारे करीब और हम उनके ज्यादा करीब, हमारी बड़ी मदद उन्होंने हर मुश्किल में की, करते भी अब भी करते हैं, तो हम उनकी बात सुनते हैं। उनके भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब हो या शेख ज़ैद अल नहयान साहब हो। तो कहाँ पे, मतलब क्या अब हम इस फ्रंट पे हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने तो जंग नहीं की अभी तक, कोई ऐसा आसार मेरा ख्याल नजर भी नहीं आ रहा, और शायद वो करे भी ना, क्योंकि इस वक्त उनका जोर है इकोनॉमी के ऊपर। तो जब आप इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे थे तो फिर आप जंगे नहीं लड़ते। क्या हम मतलब इस फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या किसी और चीज पे हम क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ज़्यादा इनका थ्योरी के ऊपर बात है, मैं तो प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, लेकिन मैं जी इनकी एक छोटी-सी बात का रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। सर। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की एकता या मतलब उसकी यकजहती का राज़ हिंदुत्व में है, फिर वहाँ पे ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, गाय की ज़बह होने पे पाबंदी है, जनाब उसके हवाले से जो आपके विजिलेंस हैं, जो इस वक़्त मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, और ये सारा उस दौर में हो रहा है जिस वक़्त हिंदुत्व की अलंबरदार एक हुकूमत आई है जिसने कि वहाँ पे दूसरे लोगों का जीना ही हराम कर दिया है, और उसमें जो कुछ जिस जिस तरीके से हो रहा है और जैसे-जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हिंदू मज़हब और हिंदुत्व 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप का एक अकीदा है, हिंदुत्व एक अकीदा है, और उसमें फिर ये लोगों को क्यों किया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि वो सारे के सब को मिला के चलने का नाम है, लेकिन वो तो मिलाने का कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि सबको मारा जा रहा है, सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और वो जो कुछ हो रहा है वो सब मतलब बेशुमार वीडियोज़ आई हैं, और वो मतलब उस लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बात उधर से भी जाएगी। बाकी जो आपने कहा, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसमें अगर आपको याद हो कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने शर्म el-शेख में ये मसला उठाया था उसके साथ, हिंदुस्तान के उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह के साथ, और मनमोहन सिंह ने बात उसको एडमिट भी किया था, जिसपे हिंदुस्तान में बड़ा रौला भी पड़ गया था कि भी उन्होंने कहा था कि मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा। बाद में हमने देखा कि जो कुलभूषण यादव, जो उनका सर्विंग ऑफिसर जो है ना, वो मेरा ख़्याल है ये तो थोड़ी-सी इंडिया की इंटेलिजेंस को मेरा ख़्याल है थोड़ी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है कि हर जगह पकड़े जाते हैं। अभी अमेरिका में भी उनकी खबरें आ गई हैं, और कनाडा में भी पकड़े गए। इधर हमने भी पकड़ लिए, हमने ख़ैर सबसे पहले तो हमने पकड़ा था। तो ये इंडिजिनस नहीं है, स्पॉन्सर्ड एक तहरीक है। और मैं इस वक़्त तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान। हमारा जो चेयरमैन वो है, सेनेट है, वो भी सेनेट। बलूचिस्तान से है। एक वो जो तो बलूचिस्तान की को मैं बलूचिस्तान के लोग बड़ी तेज़ी से पाकिस्तानी फ़ौज में भी शामिल हो रहे हैं, और ऑफ़िशियल लेवल पे भी मौजूद हैं, और दैट इज़ वेल इंटीग्रेटेड।
अब ये एक आप स्पॉन्सर्ड एक जो मुसल्ला तहरीक है, जिसको ग्रास रूट लेवल पे वो अमाइर हासिल नहीं है, जो कि कश्मीर में जारी तहरीक को वहाँ के ग्रास रूट लेवल की या फिर वहाँ के बाशिंदों की हासिल है। ये बड़ा फर्क है, खासतौर पे आप ये जो केपी में है, अब ये इसमें भी जो है ना वो काफी सारे मसाइल हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा, ये जो टीटीपी की ये तहरीक है, ये अलहदगी की तहरीक नहीं है। टीटीपी जो है ना वो आप कह लेंगे ये बीजेपी वगैरह का पार्ट 2 है। मतलब ये भी एक इंतहा पसंद तंजीम है, जो कि हमारे इस्लामाबाद पे कब्जा करके यहाँ पे इस्लाम अपने वो वाला जो नाफज करना चाह रहे हैं। तो वो मतलब टीटीपी को पाकिस्तान से अलग कोई नया मुल्क नहीं बनाना चाहते, वो इस्लामाबाद पे कब्जा करके तो हमें अपने टाइप की शरीयत जो है ना वो हमारे ऊपर नाफज करना चाहते हैं। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, नॉट अलर्जी की स्टोरी। वो पाकिस्तान में ये पॉलिसी है। तो ये बाकी जो आपने कहा आसिम मुनीर साहब उधर गए, देखिए नो डाउट हमारे हम इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। लेकिन इतना हाल है बुरा नहीं है जितना असल में मीडिया में होता है। मैंने अपनी लाइफ में इस्लामाबाद में इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं देखे जितने पिछले 1.5 साल के दौरान देखे हैं। आप भी इस्लामाबाद रहते हैं, मैं भी। जी हर जगह तो अंडरपास बन रहा है, नई सड़कें खोद के नए सिरे से बना के इन्होंने रख दी हुई हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों पैसों के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब अभी मैं पिंडी इस वक्त पिंडी के सारा पिंडी उखड़ा पड़ा है, सार गली ने इस तरह से बना रहे हैं यार। इतने और ये अरबों के प्रोजेक्ट है, जो इनमें कोई भी करोड़ों वाला नहीं है बिलियन बिलियन। यार। यार ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं। इधर देखें हनीफ अब्बासी साहब के बोर्ड लगे हैं सरकारी खर्चे पे। अब ये हिंदुस्तान के हमारे दोस्तों को तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हर गली पे जनाब वो पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन बिछ रही है जी। इधर गैस की नई पाइपलाइन बिछ रही है। ये गलियां कारपेट हो गई हुई है। आप आए ना किसी से सैटेलाइट टाउन आए और हनीफ अब्बासी के हल्के में आपको जी जी परेशान हो गए, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इतना हाल बुरा नहीं है पाकिस्तान का जितना जो है ना वो पता नहीं है। शायद ये हमारे जो स्टेटिस्टिक्स पेश करके दुनिया को पता नहीं क्या दाल शिमदाल लेने के चक्कर में होते हैं क्या। इतना हाल बुरा नहीं है सर, पाकिस्तान का इसीलिए तो फिर कोई हमारा ट्रस्ट नहीं करता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर फिर ये दो नंबरियां होती है और फिर हमें कोई गलत कहता है तो फिर हम नाराज भी होते हैं कि हमें इस तरह क्यों कहते हैं। वो बेशक अरब दुनिया क्यों ना हो, अब यूएई और सऊदी अरेबिया, इवन चाइना, आप खुद आना जाना भी है, चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ भी मिलना है। तो वो फिर जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता, या अमेरिकन अगर ऐसी बातें करते हैं तो फिर हमें बुरा लगता है कि भाई हमें क्यों बताते हैं। तो अब्दुल्ला खान साहब, ये मतलब इस तरह की पिक्चर मेरे ख्याल में ये तो बहुत नुकसान दे रहा है। ये कोई आप और मैं तो नहीं पेश कर रहे हैं ना अब्दुल्ला खान साहब पेश कर रहे हैं, ना डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब पेश कर रहे हैं, ना फखर यूसुफजई पेश कर रहे हैं। ये तो जो और पार्लियामान में और वहां बैठे हुए हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। मैं और आप तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं ठीक है बस चल रहा है जो चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। सर बात ये है कि दुनिया में मुश्किलात भी आती रहती हैं और मसाइल भी आते रहते हैं। जी हमारे यहाँ रोना धोना कुछ हद से ज्यादा हो जाता है। इतना रोना धोना जो हम कर देते हैं ना, फिर बाद में कहते हैं जी इसने बुरा कहा। आई टोटली एग्री विद यू। मैंने आपको कहा ना, अगर जमीन पे आप देखें इस्लामाबाद में कितने भूखे बंदे आपने सड़क पे सोते हुए देखे हैं। इतने हम्म, दस्तरखान चल रहे होते हैं। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में कोई बंदा भूखा सो ही नहीं सकता। इतने हम्म। लोगों ने फ्री दस्तरखान लगाए हुए हैं। इतना और बाद लोगों ने तो बड़े आपके सामने बड़े ये फील लगाए हुए हैं, होटल की तरह बैठ के आप खाना खाते हैं भाई वहां पे। और इसी तरह पूरे हर मेरे शहर एक में बड़े ये अच्छे हाल। दोस्त आई8 में कर रहे होते हैं पिछले 6-7 सालों से, बड़े अच्छे मेरे क्लोज फ्रेंड है। खैर तो अब ऐसा ऐसा नहीं है मामला। लोग देखें ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ लोग रातों को आप चले जाएं, आपको सड़कों पे लोग जो है ना वो मिलेंगे, नंगे भूखे मिलेंगे और बहुत सारे जो है ना वो हालात मिलेंगे। लेकिन बात मैं आई टोटली एग्री यू। इट इज बिकॉज इट इज अबाउट कश्मीर, वी कांट टॉक मच अबाउट इट, लेकिन वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्फ कि भी हम अपनी जो आउटलुक है उसको खुद ही नेगेटिवली पेश करते हैं। फिर कहते हैं जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इसमें ऑब्वियसली डॉक्टर साहब या इनका कोई उसमें दोष नहीं है। दे आर आवर जबरदस्त, फ्रेंड्स। हम बहुत हमारा नुक्ता नजर अच्छी ये है कि बात आई अब्दुल्ला खान, रिस्पेक्ट। बहुत अच्छी बात की आपने कि भाई किसी और को ब्लेम करना, किसी और को अपने ब्लंडर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल करना, मेरे ख्याल में ये दुनिया की कोई भी करे, वो पर्सनल कैपेसिटी में मैं और आप करें या कोई कंट्री टू कंट्री किया जाए, वो गलत है और उसका नुकसान होता है। शॉर्ट कमेंट चाहूंगा क्योंकि हमने अब्दुल्ला खान साहब से स्टार्ट किया था, तो डॉक्टर साहब आपसे फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, क्योंकि डिस्कशन हमारी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन इसको किसी और शो में फिर मजीद करेंगे क्योंकि टाइम हमारा काफी अपने टाइम से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद वाइंड अप है। पकड़ भाई देखिए
दो तीन बातें अब्दुल्ला साहब ने उठाई, मैं उनका जवाब दे देता हूँ, फिर बाकी तो खैर चीजें ये चलती रहेंगी। जो सबसे उन्होंने इंस्टेंसेस बताया काऊ विजिलेंटे और ये जो चलता है, ये मैटर पे मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, ना इसका कोई असर दे सकता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी, मैं तू मैं पे नहीं पढ़ना चाहता, ये इंसानी। अब अगर आप काऊ विजिलेंटे को हिंदुइज्म से जोड़ेंगे, फिर कहेंगे कि ओसामा बिन लादेन का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, सारे टेररिस्ट अलग है, इस्लाम अलग है, टेररिज्म अलग है, फिर दो थ्योरीज तो नहीं काम करेंगी। अगर आप हिंदुत्व से काऊ विजिलेंट को जोड़ना है तो फिर ओसामा बिन लादेन को इस्लाम से जोड़िए, फिर टेररिज्म को इस्लाम से जोड़िए, स्ट्रेट। आप उसके बाद आपके अब एक बड़ी खूबसूरत बात की, मैं अब्दुल्ला साहब का बड़ा फैन हुआ, इन्होंने कहा आप लोग थ्योरी पे चले जाते हो, हम तो प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं। ये एक डिस्टिंक्शन दिया जाता है सर। जिसको आप प्रैक्टिकलिटी समझ रहे हैं उसका आंसर आपने दे दिया। आप कह रहे हैं टीटीपी का शरिया कुछ और है, हमारा शरिया कुछ और है। कल एक दीदी से मेरी बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान की थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को तो ना अरबी समझ रहे हैं, ना तो अफगानी समझ रहे हैं, ना तो कोई समझ नहीं रहा, तो कहेगा प्रैक्टिकल है ये कैसी प्रैक्टिकल चीज है सर जिसको कोई नहीं समझ पा रहा। हर आदमी कह रहा है नहीं, उसका इस्लाम गलत है, आईएस को इस्लाम नहीं पता, टीटीपी को इस्लाम नहीं पता, आपकी गवर्नमेंट को इस्लाम नहीं पता, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लाम किसको पता है? और हिंदुइज्म ने काऊ विजिलेंटे कर दी। तो कुछ तो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकलिटी में सर, कि थोड़ा थ्योरी पे जाइए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी, सबके ऊपर एक ही प्रैक्टिकल दुनिया पे लगा देंगे तो जो मेंढक को काटने वाली छुरी होती है और जो आदमी को काटने वाली छुरी होती है सर, वो अलग होती है। हार्ट के बाईपास की छुरी अलग होती है, और क्या क्या नाम है, लिवर के काटने की छुरी होती है। दुनिया पे एक ही छुरी लगाएंगे तो प्रैक्टिकलिटी में प्रॉब्लम आएगी। जी प्लीज अब्दुल्ला खान साहब आप कर रहे हैं, उसके बाद कर। बात ये है कि ये हर मजहब में होता है, ये सिर्फ कि भी इस्लाम की समझ नहीं, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं वो हैं जो काऊ विजिलेंटे हैं वो भी हैं तो हिंदू ही ना, तो उनका अपना समझ है, उनके साथ आप इत्तेफाक नहीं करते। इस तरह सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ईसाइयों में भी है। हिंदुइज्म के लिए मारे तो आप उसको कहें कि ये हिंदू के लिए मार रहा है। ओसामा बिन लादेन ने लेटर टू अमेरिका में लिखा कि अमेरिका को इस्लाम के लिए सरेंडर कर देना चाहिए, शरिया के लिए सरेंडर करो। तो हमसे आपकी बात नहीं, ऐसा कोई लेटर नहीं है, पता नहीं किस लेटर की बात कर रहे हैं। मैं आपको भेज देता हूँ, मैं फकर भाई के बाद भेज दूंगा, आप ये देख लेंगे कि लेटर ठीक है। लेकिन बात है कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखिए हर मजहब में इंतहा पसंद लोग भी होते हैं, और इंटरप्रिटेशन हर मजहब के मानने वाले अपने अपने तौर पे करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। हर मजहब में आगे सब सेक्ट होते हैं, क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, कैथोलिक्स भी हैं, ऑर्थोडॉक्स भी हैं, और फिर उनके आगे बहुत सारी शाखें हैं। आपके हिंदुस्तान में भी साउथ का जो हिंदू मत है वो और है, नॉर्थ का और है, सेंटर का और है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है। ये एक खूबसूरती है, लोगों को हक हासिल है, वो जैसे किसी चीज का के नजरिए को इंटरप्रेट करना चाहते हैं करें। ये इसके ऊपर हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। मेरा कहने का मतलब ये, मैंने तो मजहब को ज्यादा लेके मैंने बात नहीं की। मेरा तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान में हिंदू भी काफी तादाद में मौजूद है। कल भी हमारे एक सेमिनार में एक हिंदू नौजवान था, हमने पूरे हाल ने एनडीयू में वो था, और पूरे हाल ने सबसे ज्यादा क्लैपिंग उसके लिए की, और उसको जितना अप्रिशिएट किया जितना हम कर सकते थे। उसने कुछ बातें उठाई हिंदू कम्युनिटी के हवाले से होने वाली कुछ इनजस्टिसेस को, उसको वहां पे हाईएस्ट लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स भी मौजूद थे, सबने उसको यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। देखिए मजहब से थोड़ा सा बाहर निकल के, भूखा जो हिंदुस्तान में सड़क पे सोता है, ये पाकिस्तान में सोता है, वो मजहब का उसके साथ क्या लेना देना भाई। बात ये है कि हमें ये मजहबी जो चीजों से बाहर निकल के इंसानियत की भी बात कर लेनी चाहिए। हमें जो है वो आपस में, हम सबसे पहले तो हम इंसान है ना, बाद में मजहब है, आपका मजहब है, मेरा मजहब। इन चीजों को किस लिए हम सर जो हमारी थ्योरी है वो अब मजहब नहीं है। सबसे पहले गलती आप ये करते हैं, मजहब मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। हमने दुनिया को थ्योरी दी है, धर्म हमने दिया है, मजहब बाकी लोगों ने लाके दिया। आप कोड ऑफ कंडक्ट को मजहब कह रहे, ये हिंदू है वो मुसलमान है। हम तो हिंदू मुसलमान मानते ही नहीं, हम तो कहते सब इंडियन है, जो मानना है मानो आपको, उससे आपकी आइडेंटिटी में हम तफरीक नहीं करते, और ना हम करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एक लास्ट सेंटेंस बोल दूं बस सर, ये मजहबी रास्ते से ही निकल के यूरोप ने सेक्युलराइजेशन किया। जब तक आप नहीं करेंगे, आप हमारे अंदर 100 कमी ले लें, मैं हाथ जोड़ के आपका स्वागत करूंगा, लेकिन आपको सेक्युलर होना पड़ेगा, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करना पड़ेगा।
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिलीजन या फिर मतलब बिलीव्स लोगों के वो कहते हैं कि अपने वाले को छोड़ो नहीं, दूसरे वाले को छेड़ो नहीं, जो जिसको फॉलो करता है उसको वो करने दे। हाँ, वो दूसरे को तंग ना करे। अगर एज ए मुस्लिम हूं तो मैं ये ना कहूं कि यार मैं क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जीव, जैन, पारसी या किसी और को मैं तंग करूं, वो गलत है। बाकी फॉलो करें जिसने जिस तरीके से करना है। अब्दुल्ला खान साहब ने भी बात की इंडियो की, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की, कि वहां पे हिंदू बिल्कुल सिंध में उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं। यकीनन उन्होंने वो चीजें रेस की होंगी, वो पॉइंट्स रेस किए होंगे, और बिल्कुल मिलिट्री कर सकती है उन लोगों को, मिलिट्री ही डंडा दे सकती है। मैं आई एम सॉरी टू से टू यूज दिस वर्ड, कि वो लोग उनसे डरते हैं, बाकी किसी से वो नहीं डरते। तो अगर वो करें तो शायद उनको रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, और सबसे बड़ी मेरे ख्याल ह्यूमैनिटी के लिए चीज बहुत अच्छी है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंडिया से ज्वाइन किया, गोवा से, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे थे एनालिस्ट अब्दुल्ला खान साहब। अब्दुल्ला खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया, और यकीनन आइंदा भी ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। मिलेंगे आपसे किसी और डिबेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।